बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक हम कहेंगे। पार्लियामान और अदलिया के माबैन बालादस्ती की जो जंग जारी है, बहरानी कैफियत में आइन की बेतौकीरी का जानने की कोशिश करेंगे कि जिम्मेदार कौन है। इसके साथ साथ क्या हुकूमत मार्शल से डरकर इंतखाबात में ताखीर पर आमादा हो रही है या आमादा करना चाहती है, इसके ऊपर भी बात होगी। और कप्तान ने यानी कि इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ने का जिम्मेदार जनरल बाजवा को करार दिया। इसकी वजूहात क्या है, क्या वाकई ये सच है, इसके ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ अब इससे कुछ देर पहले जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया सवात के इलाके कबल में, जहां पर सीटीडी थाने के अंदर पै दर पै 2 धमाके हुए हैं। इब्तदाई इत्तलात ये हैं कि 3 अहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। इसकी कुछ डिटेल भी वहां से ही आपके साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, मगर जितनी सिंपल मैंने इब्तदाई में बताई उतनी ज़्यादा मैं कहूँगी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। बार बार हम देख रहे हैं चंद दिन बाकी रह गए इलेक्शंस के अंदर, मगर फिर भी अभी ये शायबा है कि इलेक्शन मुमकिन है कि ना हो। ऐसा क्यों है? चंद दिन बाकी हैं। बाकी कॉम्प्लिकेटेड मैं कहूँगा बनाई जा रही हैं, वरना चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। इस पे कोई पाकिस्तान में किसी वकील का, मुतबर वकील का, किसी जज का, किसी को शक नहीं है कि 90 दिन की अंदर इलेक्शन करवाना एक पत्थर पे लकीर आइन के अंदर, उसके अंदर कोई नहीं है। पर कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है कि आप देखें 14 मई के इलेक्शन, आज मैं देख रहा था टॉक शोज़ पे, अक्सर जगह पे, तकरीबन सारी जगहों पे ना, जिससे कि आपके ख्याल इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आप क्या कहते हैं? मुझे होने चाहिए 90 दिन में, मगर मुझे मुश्किल नज़र आते हैं। एक तो वो तबका है जिसका ये हकीकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ देख के वो फैसला कर रहा है कि जनाब ये अपोजिशन हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है, PDM की तरफ से आ रही है, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो उस पे बेस पे अपने पॉलिटिकल एनालिसिस और तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं। एक एजेंडा ड्रिवन है कि वो बाकायदा जो है ना, ये बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब ये इलेक्शन नहीं होने, और लोगों को इतना कहो कि इलेक्शन नहीं होने कि लोग सच समझना शुरू हो जाएं और तैयार हो जाएं। और आप जिस तरह देखें PDM की तरफ से उन्होंने अभी तक अपनी फहरिस्तें नहीं दी हैं, और इलेक्शन कमीशन भी उनके सिस्टम्स पे आया हुआ है कि निशान जो इंतखाबी देना था उसके अंदर डिले कर दिया है और वो लेट कर रहे हैं। और PTA की तरफ से काम मुकम्मल है, मगर जो अब देखें ना 14 मई को होना है, तो आज 25 दिन रह गए, 20 दिन बल्कि रह गए, तो मुश्किल से 19-20, तो उसमें कोई आपको इंतखाबी सरगर्मी नहीं नज़र आती, बिल्कुल ठंड नज़र आ रही है। तो वो उसकी भी एक वजह बताई जा रही है। मगर काफ़ी सारे बयानियाँ घड़े जा रहे हैं। एक कि बस ये जनरली हर कोई कह रहा है कि जनाब 14, हालांकि ये सब जुडिस्ट मामला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 27 तारीख को बड़ी उम्मीद है कि उन्होंने करना है, मगर बयानिया बनाया जा रहा है कि उनके लिए भी मुश्किल हो जाए। अदालत के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर डाले जा रहे हैं, और अदालत के ऊपर का बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया है कि पहले आप देखें ना, ये कहा गया जी जज बड़े मुतनाज़ा हैं जी, बहुत ज़्यादा वो है, और फिर कि जी पहले जी 184(3) के तहत क्यों किया गया जो है, और ये 184(3) कई दहाइयों से चल रहा है, और पहले कई केसेस में, इवन नवाज शरीफ साहब कई केसेस में इसके बेनिफिशरी रहे हुए हैं। वो जो वाहिद असम्बली जो बहाल हुई थी 1993 की, वो हाई कोर्ट में फैसला जारी था, अभी चल रहा था केस, तो वो उन्होंने 184(3) के तहत जो है ना उसको बुला के इनके हक में नसीम अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त गालबत, और वो फैसला आ गया था। तो जब तक वो बड़ी तालियां बजाई गई, वाह 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 ज़बरदस्त, बोला था बात है कि उसका जो है वो माना नहीं गया। तो उसके बाद अभी रिसेंटली ये जो सूरी साहब की जो कासिम सूरी ने जो एकदम असम्बली तहलील कर दी थी, उसके ऊपर 183 के अंदर क्विकली एक दिन के अंदर उन्होंने फैसला कर दिया, और तकरीबन सभी ने कहा कि ये एक गैर आइनी काम था। इवन PTI ने भी कभी तस्लीम करना पड़ा, वो जो है PDM को तो तालियां बजा रही थी, मिठाइयाँ बांट रही थी। उस वक्त किसी को इस बेंच पे भी नहीं एतराज़ था। उस बेंच के अंदर जिस बेंच ने ये फैसला किया था, मोर लेस जिन जजेस पे आज एतराज़ कर रहे हैं, ये सारे जजेस उसमें मौजूद थे, और उस वक्त ये हीरो थे कि वाह वाह वाह, ऐसी अदालतें होनी चाहिए, ऐसे जज होने चाहिए, ऐसा इंसाफ होना चाहिए। मगर बहरहाल किसी मीडिया ने भी कहा कि बिल्कुल ही ये गैर आइनी काम हुआ था,
उस तरह 190 ये 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर जो है ना उस तरह का जोश व खरोश नहीं है। तो पहले तो जी मतनाज़ा जज बेंच ठीक नहीं है जी, उसके बाद जी कभी जी ये फुल बेंच होना चाहिए, ये वाला आ गया। फिर कि जी ये आज खुद नोटिस बनता ही था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ये देखे ना मामला चल रहा है। उसके बाद अब लेटेस्ट जो है वो बहुत ही पर्सनल हो गया है। अब वो वीडियो लीक शुरू हो गई हैं कि फैमिली मेंबर्स की जो है ना चीफ जस्टिस साहब की फैमिली की मुबैना ऑडियो जो है, मुबैना ऑडियो, और साथ में एक और अपनी सहेली से जो कि एक बड़े वकील की वो भी रिश्तेदार है, तो वो एक आपस की गुफ्तगू। अब बात ये है कि मैं ऑफ कोर्स ये 2-3 इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो ये आ जाता है कि मेरे अपने और आपके रिश्तेदार हमारे फ़ौज में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, सियासत में भी है, और घर में जब जाए हैं तो वो सबकी आजकल तो इतनी पोलराइजेशन है कि माँ कुछ सोच रही होती है, बेटा कुछ, घर घर में लड़ाई पड़ गई है। ये घरों में भी पोलराइजेशन आ चुकी हुई है। तो मेरी वालदा की सियासी सोच क्या है, या मेरे भाई की सियासी सोच क्या है, या मेरे किसी और रिश्तेदार की, तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ कि जी वो क्या सोच रहे हैं। मुझे भी जो जाता हूँ ईद की छुट्टी उस पर, अगर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए के बाद दुआ के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हूँ तो कहते हैं कि यार ये क्या बनेगा, वो हमें पीटीआई कोई पीटीआई का कोई नून लीग का है, तो ये चलता रहे। उससे ये नहीं है कि मैं सुनूंगा, मैं थोड़ा सा असर भी लूँगा, मगर मेरी जो सोच है वो मेरी सोच रहेगी। तो पहली बात तो ये। दूसरी ये है कि ये मुबैना टेप से बहुत ज़्यादा मजाक ही बन गया है, ये चलता आ रहा है जो है, और उस पर कोई वो नहीं है। चलिए इस पोलराइजेशन पे बात करेंगे। मैं जरा इंट्रोड्यूस करा दूं, इस वक्त सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच मजहर साहब ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मैं बात कर रहा था कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, शुरू से ही ये बयानिया तो चल ही रहा है कि कभी जो है पहले बना दिया गया कि जी जज बंदराजा हैं, फिर ये कि जी 184(3) के अंदर नहीं होना चाहिए, फिर बेंच जनाब कभी फुल कोर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो बुनियादी इश्यू था कि 90 दिन का इलेक्शन, उससे साइड ट्रैक करके दाएं बाएं की आ रहे हैं। अब लेटेस्ट जो आ गया है ऑडियो लीक्स, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बाखबर हैं इस पे कि ये कितने सालों से चल रहा है और इसका क्या इस्तेमाल है, अब एक इंतहा तक पहुंच गया है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया आमिर। देखिए, वो मेरा ख्याल है ये इस वजह से हो रहा है, और इस वजह से ये चीज़ें हो गई हैं कि जो भी जिसके इंटरेस्ट में वो ऑडियो या वीडियो होती है वो उसको जस्टिफाइड करता है, जिसके इंटरेस्ट में नहीं होती वो उसे कंडेम करता है, ये सारी। लेकिन दोनों फरीक ये भूल जाते हैं कि अगर आज आपको कोई चीज़ सर्व कर रही है तो कल वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। इसलिए कि आज जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है या उनके वज़रा हैं, वो अगर ऑपोजिशन की ऑडियोज लीक हो रही हैं या वीडियो लीक हो रही हैं तो वो उस पर पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन कल जब उनकी अपनी ऑडियो या वीडियो लीक होगी तो वो इसी चीज़ की मजम्मत करेंगे। तो असल जो इसका रूट कॉज है वो ये है कि ये ऑडियो जो वीडियो लीक्स करता कौन है, ये सारी रिकॉर्ड कौन करता है, कौन लीक करता है, और इसको कभी भी जो है दोनों फरीक इस बुनियादी नुक्ते को क्यों नहीं कंडेम करते कि जी ये सिलसिला जो है बंद होना चाहिए, इस सिलसिले पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए इन चीज़ों पर। इसलिए कि आप किसी की, यानी ये तो ऐसा लग रहा है ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक तरीके से इन आपको जर्नलिस्ट हो या एक आम आदमी हो, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसे इनसिक्योर करता जा रहा है, उसकी प्राइवेट लाइफ को इनसिक्योर कर रहा है इसको, और हम इसे अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए लेते हैं। दरअसल हम सालों से ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में डिफेमेशन लॉज को मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसे क्रिमिनल ऑफेंस ना बनाया जाए, लेकिन उसके फैसले जल्दी हों, उसमें हैवी फाइन्स होने चाहिए उसके अंदर, और इन चीज़ों की रोकथाम हो ही उस सूरत में सकती है। अब मीडिया का मसला ये है कि मीडिया स्क्रीन से खेलता है, मीडिया इस चीज़ की बहस में नहीं जाता और कम जाता है कि जी ये छोड़ें कि इसमें बात क्या हो रही है। असल चीज़ ये कि इसको रिकॉर्ड किसने किया है और क्यों किया है। और हमें ये भी पता है, आपको भी पता है कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जिसकी ऑडियो लीक होती है या वीडियो लीक होती है, ये लीक से पहले उसको दिखाई भी जाती है और उससे बहुत सी चीज़ें मनवाने की कोशिश की जाती है। जब वो नहीं मानता तो आप ये हरबा इस्तेमाल करते हैं
ये हमने जस्टिस जावेद इकबाल वाले केस में भी देखा, सबको पता है। अब उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने इस पर शोर शराबा किया, उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने इस मसले को अंडर द कारपेट डाल दिया, और यही हुआ कि फिर आज वो चीजें हो रही हैं। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए या मीडिया डिबेट होनी चाहिए वो ये कि ये सिलसिले को बंद होना चाहिए, या आप किसी की प्राइवेट लाइफ में घुसकर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। आप किसी की कॉन्वर्सेशन अनटिल अनलेस कोई सिक्योरिटी मामला हो, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, कोई वो तो वैसे भी लीक्स नहीं होती वो चीजें नहीं। उसमें मगर उसमें दुनिया भर में जो मुरवजा असूल है, ख़ासतौर पे सहाफ़ती एथिक्स के हवाले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इस्टेब्लिशमेंट छुपा रही होती है और मफाद आमा में होती है, तो जैसे विकी लीक्स वगैरह, उसको मीडिया एथिक्स में तो वो बड़ा एक किस्म का वो समझा जाता है कि यार ये विसल ब्लोअर हैं और ये बहुत बड़ा उन पे फ़ख्रिया तौर पे उनको उनकी तालीम की जाती है। मगर ये सियासी अज़ाइम के साथ जो किया जाता है, तो मैं उसको तो थोड़ा सा आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ कि पहले ये ज़्यादा सियासतदानों के इर्द गिर्द थी, फिर ये जो है बहुत आगे लेवल पे चली गई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक होनी शुरू हो गई, NSC मीटिंग्स की भी हमें उससे लगता है कि शायद लीक हुई हो, और प्राइवेट बिल्कुल वो इस तरह की सरकारी। अब ये जजेस की पहली दफ़ा नहीं हुई, अब जजेस की जो आ गई, और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे कि जब एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है, चीफ जस्टिस की एक मुबैना वीडियो आ गई है जो कि शायद कोशिश है उनके फैसले पे असरअंदाज होने के लिए। पर माजी में आपको याद है कि जब भी जजेस के हवाले से आई, खार चौधरी साहब ने जैसे कैसे भी कंट्रोवर्शियल वो जज बाद में बन गए, तो बड़ा रिएक्शन आता था। अभी तक जो है जजेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। मुझे यही तशवीश है आमिर, मुझे तशवीश ये है कि जो चीज लीक की गई है वो क्या टिप ऑफ द आइसबर्ग है? क्या और भी चीजें हैं उनके पास जिन्होंने ये चीजें रिकॉर्ड की हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि उन जजेस को वो चीजें दिखाई गई हों? और इसीलिए हैरानगी और परेशानी इस बात की है कि इन चीजों का नोटिस नहीं लिया जा रहा, इन चीजों की कोई तहकीक नहीं की जा रही। वो इदारे जो टैप करते हैं उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल की जा रही, उनसे पूछा नहीं जा रहा। तो ये जो चीज है ये बहुत खतरनाक है, ये जो बातें हैं ये बहुत खतरनाक। ये पीडीएम की तरफ से ट्वीट आई है कि जी ये क्योंकि अब 2-3 ट्वीट्स आई हैं, तारड़ की भी आई हैं, मरियम बीबी की आई हैं कि जनाब ये क्योंकि अभी चीफ जस्टिस साहब मुतनाज़ा हो गए हैं और उनके रिश्तेदार क्योंकि वो PTI के साथ मुंसलिक हैं और उनके मतलब बेहतर व्यू रखते हैं, लिहाजा वो रिज़ाइन कर दें। तो मैं सोच रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की भी एक मुबैना ऑडियो आई थी जिसमें वो अपने किसी ऑफिशियल के साथ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जी मरियम बीबी के दामाद के कोई वाकिफ हैं, उनको इंडिया से जो है ना कोई मशीनरी के अलाउ करने की कह दें। तो फिर तो वो प्राइम मिनिस्टर में भी फिर तो ये रुकती नहीं है ना बात। बिल्कुल यही चीज है कि अभी किसी चीज की तहकीक नहीं हुई और आप किसी की रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, वजीर दाखिला जिनकी मिनिस्ट्री के अंडर कुछ एजेंसीज आती हैं वो क्यों नहीं तहकीक करवाते? नहीं, वो तो कह रहे हैं फॉरेंसिक कराएं, वो तो चाहते हैं क्योंकि फॉरेंसिक करनी उन्होंने खुद है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उनका काम है फॉरेंसिक कराना, उनका काम है वो बनाए, GIT बनाए इस सिलसिले में, GIT बनाए। और अच्छा मसला ये है कि GIT का भी इशू है कि आप GIT किन इदारों पर मुश्तमिल बनाएंगे? वो इदारे जो ये सारी चीजें टैप करते हैं या क्या करेंगे आप? ये जो हमारे सवाल ये बहुत GIT या फॉरेंसिक जो होना चाहिए उसके अंदर ज्यादा एजेंडा तो ये होना चाहिए ना कि ये आई कहाँ से है, रिकॉर्ड कौन कर रहा है, जो कि आपको और मुझे सबको पता है कि कहाँ से आ रही है। मगर उसके वो कंटेंट पे चले गए हैं कि 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपस में वो भी उमर सीधा मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये जड़ के ऊपर फॉरेंसिक नहीं करा रहे। हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट करोगे आप? मैं कह रहा था कि फॉरेंसिक जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो तो ये होनी चाहिए ना कि इसको करवा कौन रहा है, मगर वो कंटेंट पे चले गए हैं कि जनाब 2 रिश्तेदार आपस में जो कि अदलिया से मुंसलिक हैं या वकीलों से मुंसलिक हैं मुबैना तौर पे, उनके कंटेंट पे चले गए हैं, जड़ पे नहीं जा रहा।
पहली चीज तो ये कि अगर आपने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस करने हैं तो पहली चीज ये कि किसने की, क्यों की और लीक क्यों की, क्योंकि उनके बगैर तो कोई लीक नहीं कर सकता ना। जो रिकॉर्ड करता है पहली चीज तो उसके पास होती है। तो इस चीज की तहकीक कभी भी नहीं होगी। इसकी ये तो बहुत बाद की चीज है कि कंटेंट क्या, और कंटेंट तो ये बाद में आएगा। पहली चीज तो ये कि क्यों की गई, किस कानून के तहत किसी दो उनका प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आपने क्यों की, क्यों टैप किए, किसने आपको ये ऑर्डर किया था कि उनके टेलीफोन टैप करें इस चीज को। तो ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें फिर बहुत से लोगों के नाम आ सकते हैं, बहुत से वो चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके के बयानात अभी आप बता रहे हैं, मध्यम हो या दूसरे हों, तो ये जाहिर करता है कि आप कोई चीज लीक हुई है और उसके फौरन बाद आप इस तरह की डिमांड करें, बजाय इसके कि आप ये डिमांड करें और ये गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये कॉन्स्टिट्यूट करे, एक तहकीक करे इसे। उसके बजाय गवर्नमेंट डिमांड कर रही है। गवर्नमेंट डिमांड नहीं करती, गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट तो इन्फोर्स करती है। और डिलिबरेटली मजर जो है कि क्लियरली नजर आ रहा है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ये फैसला तो पहले ही 90 दिन का आ चुका है, उसका दोबारा 27 तारीख को उम्मीद करते हैं कि शायद आ जाएगा। उस फैसले के आने से पहले ही एक तो ये जजेस को और चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाना और फैसले को मुतनाज़ा बनाना, और साथ में आज मैं देख रहा था कि अभी सब्जुडिस्ड है, मतलब मामला अदालत ने तय करना है। मगर हमारे 99% जो आज टॉक शोज़ में देख रहा था वो एक दूसरे से पूछ रहे थे भाई आपका ख्याल इलेक्शन होंगे, तो वो सारे कह रहे हैं कि जी तकरीबन मुझे कोई आवाज़ ही नज़र आई कि जनाब मैं ये तो अदालत ने फैसला करना है। सब ने कहा जी मुझे तो नहीं होते नज़र आ रहे, वो जी नहीं मैंने नहीं ख्याल है होंगे, होने चाहिए मगर नहीं हो रहे। तो ये है कि कुछ तो ज़मीनी हक़ाइक़ में देख के कह रहे थे, मेरा ये ख्याल है मगर कुछ बड़े एजेंडा ड्रिवन थे। नहीं देखो, मुझे जो तशवीश है, मुझे जो ऊपर वो है वो यही है कि मुझे ये जो है ये बज़ाहिर जो चीज़ है वो इसलिए मामूली लग रही है कि इसका मतलब ये है कि और भी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। ये बड़ी खतरनाक बात की है। ये तो वो बताई गई है जो कि पता नहीं इससे ज्यादा क्या डराने के लिए होता है ना, कि पहले आप एक फिलर छोड़ते हैं कि ये देख लें हमारे पास हैं, अब पता नहीं किस रिश्तेदार की, उनकी, किसी और की, क्या क्या। स्वाति साहब की देखने के बाद तो इंसान डर जाता है कि क्या क्या कुछ हो सकता है इनके पास। यही आमिर, यही वो लग रहा है, अगर आपको याद हो। और उसके बाद में मैंने बहुत से नैब के सीनियर लोगों से पूछा भी था कि जब जावेद इकबाल की वीडियो लीक हुई थी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुकदमात तेजी से नहीं चल रहे थे उनमें तेजी आ गई थी। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब उस वक्त की भी उस वीडियो का भी की इत्तलात यही थी कि वो भी वजीर आजम हाउस से लीक की गई। उसमें एक टीवी चैनल इन्वॉल्व था, उसके जो ओनर थे वो वजीर आजम हाउस में थे। ये सब चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। जब आप किसी एक चीज को अंडर द कारपेट डालते हैं तो दूसरी चीजें। लेकिन इस केस में जिस तरीके की डिमांड आ रही है, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, उससे ये तासुर जो है वो ये मजबूत से मजबूत हो रहा है कि या तो और भी ऑडियो वीडियो हैं और ये मैसेज दिया गया है, और या फिर सूरत हाल इतनी ज्यादा पेचीदा हो रही है और इस पर अगर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया या सख्त नोटिस नहीं लिया तो इसका मतलब है देयर समथिंग रॉन्ग समवेयर। मेरा ख्याल है कि वो लीनियंट हो रहे हैं कि वो अपने फिलहाल ये 90 दिन के इलेक्शन के मुकदमे को जो है ना, उनको नज़र आ रहा है कि उसको साइड ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। उसका फैसला देने के बाद ये उम्मीद की जा रही है, मेरा ख्याल है कि उसके बाद वो टेकअप करेंगे। और बड़े लोगों का हमने देखा है कि बाहर बहुत बड़के मारते हैं, मगर अदालत के सामने जाते हैं ना तो वहाँ एक तो बिल्कुल लेटना पड़ता है और वहाँ बिल्कुल उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। मगर ये एक बयानिया नहीं है, ये काफ़ी सारे बयानिए बनाए जा रहे हैं। एक और मज़र बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जी वो सियासी पार्टीज आपस में बैठ के जो है ना ये तस्फिया कर लें।
इवन अदालत ने जो है इस बात का कहा कि जी अगर तस्फिया कर लें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर ये क्लैरिफाई नहीं किया कि तस्फिये से मुराद क्या है। अगर फर्ज का एग्जांपल वो तस्फिया कर लेते हैं कि इलेक्शन आगे जाने के लिए जिसकी उम्मीद नहीं है, तो वो क्या उसके आड़े जो आती है आईनी तरमीम करके वो लाएंगे कि बस तस्फिया आप उसमें काफ़ी है कि जी इसको बस अब 90 दिन से हमने एग्री कर लिया जाए। इस बयानी के मतलब क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल यही चीज होगी ना कि देखिए जुडिशरी यानी सारे इंस्टीट्यूशंस इस वक्त इतने ओपन हो गए हैं और इतना नेकेडली चीजों को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है जो कि माजी में हमने कभी नहीं सुना है। जुडिशरी के बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं जुडिशरी के, लेकिन इस तरीके से अटैक्स हमने नहीं देखे सोशल मीडिया पे या वज़रा की तरफ से। यानी एक कंप्लीट डिफाइंस नजर आती है अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। ये नहीं कि वो इंस्टीट्यूशन भी जो कुछ कर रहा है वो बहुत अच्छी मिसालें कायम कर रहा है, जो फैसले हैं वो बहुत अच्छी मिसालें कायम कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्लैश ऑफ द टू इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट है ये सिस्टम को बैठा रहा है। और इस चीज का खासा इम्कान है कि हम बिल्कुल डिरेलमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम ब्रेक डाउन ऑफ द सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। मगर एक बड़ा फर्क है मजर कि पहले ये होता था कि ये गवर्नमेंट ऑफ द डे के अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस द गवर्नमेंट होता था। अभी ये उल्टा है कि गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं और वो मुतवक्का तौर पे जिनको वो समझते हैं कि एक पार्टी अपोजिशन जो है पीटीआई ये उनके अगेंस्ट चल रहा है। ये एक नई बात है। मेरे एक और बयानी है जिस पे मैं आपकी चाहता हूँ कि आप रोशनी डालें, वो ये कि जी एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए। मेरा उस पर टेक ये है कि जनाब ये इखलाकी और सियासी मसला तो हो सकता है, कानूनी आईनी नहीं है। हर पार्टी के पास ये हक हासिल होता है कि जब वो समझती है कि उसको पॉलिटिकली सूट करता है या उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के मुताबिक इलेक्शन अर्ली करवाना चाहें, 2 महीने पहले करवाना चाहें, जिसके जरिए उनको एक एडवांटेज मिलती है और बेहतर मैंडेट मिलता है, तो उनका ये हक है। ये क्या बहस है कि जी एक दिन होना बड़ा ज़रूरी है कि ये जी बढ़ना बहुत बड़ी अनारकी हो जाएगी। देखिए दो चीजें हैं। एक तो अगर हम इसे पॉलिटिकली डिस्कस करें तो क्योंकि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इस तरह का है कि एक सूबे में इलेक्शन जो है वो टर्निंग पॉइंट होते हैं। खासतौर पे पंजाब में अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, इसलिए कि जो पंजाब जीतता है वही मरकज में हुकूमत बनाता है कि हमारी रवायत रही है। लेकिन ये जब मशरक़ी पाकिस्तान था तो जब मशरक़ी पाकिस्तान वाले बात करते थे तो उनसे ये बात की जाती थी कि नई बराबरी की बुनियाद पर हो। और अगर आप 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, 1956 की असेंबली देखें तो उसमें बराबरी की बुनियाद पर सीटें तकसीम की गई थी कि अगर 300 नशिस्तें थी तो 150 मशरक़ी पाकिस्तान की और 150 मगरबी पाकिस्तान की। जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया तो आपने वो सारा सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल वो कर दिया और फिर अक्सरियती जो है वो बात की गई कि जो अक्सरियती सूबा है जहाँ उस वक्त ये मिसाल मशरक़ी पाकिस्तान वाली नहीं लाई गई सामने। अब ये जो इस वक्त एक फियर है वो अपनी जगह बिल्कुल मगर मजर ये फियर अब बनाए। ये तहलील असम्बलियाँ करने से पहले 2-3 महीने ये पीटीआई की तरफ से ये बात आती रही कि मिल बैठ के इकट्ठे इलेक्शन करवा लेते हैं, इलेक्शन करवा लें। काफ़ी सारी बहस चल रही है क्योंकि 2018 से आपको पता है तनाज़ा ही चल रहा है ना। वो थी सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं। तो उनका ये था कि उनको डेयर किया जा रहा था कि आप असम्बलियाँ तहलील करते क्यों नहीं हैं। तो वो जब उन्होंने कर दी हैं तो अब ये चीज़ आड़े आ गई है कि जनाब ये बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया कि जी ये माजी में जब हुआ था एक पार्टी पंजाब में जीत जाएगी। और मुझे ऐसी आ रही थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने पता नहीं उन्होंने तारीख कैसे पढ़ी है, ब्रिटिश ज़्यादा पढ़ी है पाकिस्तान की कम पढ़ी है शायद, कि वो फरमा रहे थे कि ये 1 यूनिट वो वापस लाया जा रहा है। हालांकि मैं समझता हूं कि ये 18वीं तरमीम में जो सूबों को हकूक दिए गए थे कि आप वफाक से अलहदा उनके पास हक है कि वो अगर अलहदा करना चाहें तो वो करवा लें, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट बात है जो वो कर रहे थे। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट और भी है कि जब 1 यूनिट की बात की जाती है, जब उसकी बात की जाती है तो उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया
मसला ये है कि ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में कवर नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत क्लियर है, वो तो क्लियर कहता है कि अगर कोई असेंबली जाएगी तो 90 रोज में इलेक्शन आएंगे। तो आपने अगर इसको कवर करना है तो फिर आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जब 18वीं तरमीम की बात की जाती है, इस चीज की बात की जाती है, तो अब 3 टेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, नेशनल असेंबली के इलेक्शन, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन और लोकल बॉडीज के इलेक्शन। जब बात लोकल बॉडीज पर आती है तो सब जगह खामोशी छा जाती है। कोई भी, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो, उन्होंने पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराए। यहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए भी हैं तो वो नहीं किया गया। लोकल बॉडीज इलेक्शन जब यहाँ भी हुए हैं, यहाँ भी इशूज यही वो हुए कि जी अब आप देखें कि इंटीरियर सिंध में तकरीबन 1.25 साल हो गया है कि नाजिम के इलेक्शन हो गए हैं, वो हो गए हैं, लेकिन मेयर के इलेक्शन नहीं हो पा रहे। कराची में भी इतने महीनों में वो हो गए हैं। पंजाब में हुए ही नहीं पिछले 4.5 साल के लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो हम जब उनकी बात करते हैं, जो लोग कौमी असेंबली की बात करते हैं, जो लोग सूबाई असेंबली के इलेक्शन की बात करते हैं, वो मकामी हुकूमतों के इलेक्शन की बात क्यों नहीं करते? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी को जो सूट करता है तो वो इखलाकी सियासी जो है ना बयानियां बना लेते हैं जो उनको सूट कर रहा होता है। आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसी तरह इंटरप्रेट करते हैं ये सारे लोग। जी जी जी, जो उन्हें सूट करता है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्लॉज लेकर आ जाते हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है। और ये हम जब वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे थे उस वक्त ये कहा जा रहा था, मुझे खुद याद है, हमारे जैसे लोग भी कह रहे थे कि जनाब ये इकट्ठा ही कर लें, इससे वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा। ये शुरू में जब ये तहलील हुई तो पीडीएम में बड़ी खुशी मनाई जा रही थी और हमारा उसी वक्त कहना था, मेरा ख्याल मुझे अल्फाज अपने याद है कि ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया है, क्योंकि पंजाब के अंदर अब उनके पास केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी और केपी में उनके पास अपनी गवर्नमेंट होगी। मगर वो एक मसला जरूर है कि वो एक पार्शियल गवर्नमेंट होगी। लास्ट बात ये है कि इस वक्त जो है ये जो निगरान गवर्नमेंट है ये क्या इम्पार्शियल है, ये कोई गैर जानिबदार है? ये भी तो एक टोटली जानिबदार पार्टी है। और ये तो इससे बेहतर तो कोई, मेरा ख्याल आम शायद उनको ज़्यादा ख्याल करना पड़ जाए पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। ये तो टोटली एक वन साइडेड है। लेकिन आमिर साहब जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है उससे भी बज़ाहिर निकलता हुआ कुछ महसूस नहीं हो रहा। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कोशिश करेंगे जो चीज़ें बाकी रह गई उनके ऊपर गुफ्तगू हो। मगर इसके साथ साथ सवात के अंदर जो बड़ा अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, जो अभी रिसेंट इत्तलात आ रही हैं, 7 अफराद इस वक्त जो हैं, 7 अहलकार वो शहीद हो चुके हैं। 44 से ज़ायद ऐसे हैं जो कि शदीद ज़्यादा ज़ख्मी हैं। बुध को एहतजाज की कॉल भी दी गई। ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी दोबारा से अपना सर क्यों उठा रही है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब सवाल के ऊपर बात करते हैं, मगर इससे पहले कुछ अहम और चीज़ें हैं, जैसे कि निगरान गवर्नमेंट, उसके ऊपर बात करूंगी। मगर ये बयानिया ख़त्म होने को नहीं आ रहा आमिर साहब, बिना किसी तनाज़र के इसको मुंसलिक किया जा रहा है। आज खुद नोटिस को 90 दिन के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या है इसकी तौजीह? सियासतदानों की तो समझ आती है, मुझे ज़्यादा तशवीश होती है जब ये कि जजेस की तरफ से और वकीलों की तरफ से जो ज़्यादा किसी जगह नज़र नहीं आई। मगर आज खुद नोटिस पे तकरीबन अभी ये कंसेंसस है कि जनाब इसकी इस्लाहत होनी चाहिए। मगर इसको बहाना बना के जो अगर 90 दिन वाली जो आइनी वायलेशन है वो उसके आड़े नहीं आनी चाहिए थी। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी जिन्होंने डिसेंट किया जजेस ने, बड़े ही मोतबर नाम है उसके अंदर, कईयों को हम देख भी रहे हैं, उनके प्रोफेशनल ज़िंदगी भी, कईयों को एक दो को ज़ाती तौर पर भी जानते हैं जब वो जज नहीं थे। तो वो उनका किसी ने भी अपोज नहीं किया 90 दिन के इलेक्शन को, मगर उनकी डिसेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है 90 दिन के अगेंस्ट। अगर वो जिक्र कर देते कि जनाब बिल्कुल ये 90 दिन के इलेक्शन तो बिल्कुल एक पत्थर पे लकीर है, पर हमें इसके तरीक़ाकार के ऊपर एतराज़ है। अब मैं तरीक़ाकार पे भी मेरी अपनी उसका तनाज़ुर जो आप पूछ रही हैं वो ये है कि
जब ये असम्बलियों की तहलील हो गई, पंजाब असम्बली की पहले बात कर लेते हैं, तो केपी में भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद ये पिंग पोंग चल रही थी। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि जी गवर्नर करेगा, गवर्नर कह रहा था इलेक्शन कमीशन करेगा, वो कह रहे जी मैंने नहीं करनी, वो नहीं करनी, ये फैसला नहीं हो रहा था। और लोग भूल गए हैं कि गालबन ये 14 जनवरी को तहलील हुई थी पंजाब असम्बली, और ये 22 फरवरी हो चुकी हुई थी, और इस दरमियान ये पिंग पोंग चल रही थी। और जो हाई कोर्ट्स, ये बड़ी आर्गूमेंट दिया जाता है कि ये डिसेंट करने वालों भी हमारे बड़े मोतबर जजेस ने ये किया कि देखें ये हाई कोर्ट से करना चाहिए था। बात यह है कि ये एक आईनी शिक की वायलेशन होती जा रही थी, और तकरीबन 1.25 महीना गुजर चुका था, 1.25 महीना। और जब हाई कोर्ट ने ये टेकअप किया तो उन्होंने जो है ना तारीखें दे रही थी, आखिरी जो दी थी उन्होंने तारीख, लाहौर हाई कोर्ट ने फॉर एग्जांपल 21 फरवरी के बाद वो 27 फरवरी की दी थी, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने 15 दिन की पेशी दी थी जी। जो ये कासिम सूरी साहब ने जो वायलेशन की थी, बिल्कुल वायलेशन थी वो एक दिन में उसका उड़ा के फेंक दिया गया था। वो उस वक्त किसी को कोई वाकई बड़ी अर्जेंट चीज़ थी। तो यहाँ पे मुझे याद है कि मेरे जैसे कई लोग जो ये कह रहे थे कि जनाब ये एक 1.25 महीना का होता जा रहा है, हाई कोर्ट लंबी कर रही है, को पता ही नहीं था कि लंबी कर रही है। और अतर मिर्ज़ा साहब ने अपनी ये डिसेंटिंग नोट के अंदर ये लिखा है कि जो हवाला दिया जाता है बेनज़ीर केस में, वो बड़ी डिले किए जा रहे थे। तो यहाँ भी एक डिलेइंग प्रोसेस चल रहा था कि अदालत बड़ी सुस्त रवि से हाई कोर्ट के लेवल पे डील कर रही थी, और ये इख्तियार भी है सुप्रीम कोर्ट का। और एक जब शिक हो रही हो, ठीक है, आपको मज़ार अली नकवी साहब से कई लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ब्रदर जजेस को, उनसे और जस्टिस जाजुल हसन से एतराज़ात होंगे, मगर ये सिर्फ वो अकेले नहीं कह रहे थे, पिटिशन्स भी आई हुई थी, मीडिया भी कह रहा था कि जनाब एक 1.25 महीना हो गया है और सीधा नज़र आ रहा है कि वो पिंग पोंग खेलते जा रहे हैं, उनको ये टेकअप करनी चाहिए। जो बिल्कुल लाल मस्जिद का है कि लाल मस्जिद में जब वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, पूरा मीडिया शोर मचा रहा था कि जनाब ये इस्लामाबाद के हाट के अंदर देखें ये दहशत गर्दों को बिठाया हुआ है, कब्ज़ा कर लिया गया है, ये है वो है, हुकूमत ऑपरेशन क्यों नहीं करती। और जब मुशर्रफ साहब ने, हम बड़े उम्र सारी उम्र उनके नाकिद रहे हैं, ऑपरेशन कर दिया, एग्जैक्टली वही हमारे जो एंकर्स थे उन्होंने सारा अटैक जो है ना मुशर्रफ कर दिया कि जनाब आपने हमला क्यों कर दिया, आपने मस्जिद पे ऑपरेशन क्यों कर दिया। हालांकि सब लोग यही कर रहे थे। यहाँ पे ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी प्लानिंग आप टीवी की निकाल के देख रहे हैं, वो कह रहे थे ये वाली बात कि जनाब 1.25 महीना हो गया, क्या ये मजाक बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए कि ये गवर्नर साहब भी अपनी हदूद से बाहर जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी अपनी हदूद के बाद जा रहा है। और वो नज़र आ गया कि बाद में भी इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह अक्टूबर की डेट दे दी, और अभी केपी के अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी भी जो है अदालत ने कहा है फैसला करें, अब कितने दिन हो गए हैं, नहीं, तो वो गवर्नर साहब कह रहे हैं वो हालात ही नहीं है। नहीं, हाई कोर्ट को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट अपनी जजमेंट में हाई कोर्ट से कहा है कि वो इसका फैसला करें। हाई कोर्ट अब काफी दिन हो गए हैं, हफ्ते होते जा रहे हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे। सही है, ठीक है। 22 तारीख को यानी कि हफ्ते के रोज आमिर साहब पंजाब के अंदर निगरान गवर्नमेंट जो है उसकी भी मुद्दत खत्म हो गई है जी। ये अभी मेरे ख्याल अदालत ने टेकअप कर लिया हुआ है। आई एम श्योर इसके ऊपर ये एक बड़ा एक आईनी मसला तो है कि इसके अंदर 2 किस्म के इम्कानात देखे जा रहे हैं। एक ये है कि वो जिस तरह 1 महीना आगे लेके गए तो वह भी कर सकते हैं। दूसरा, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये जो निगरान हुकूमत का फैसला असम्बली करती है, अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान होता है तस्वीर ना, तो इलेक्शन में अभी असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं, तो लिहाजा ये क्या अब क्वेश्चन है कि ये अदालत जो है एग्जेक्टिव को कहेगी, मगर एग्जेक्टिव को ये भी एक तनाजुर ये है कि जिस किस्म के निगरान आगे लगाए हुए हैं, जिस किस्म का इलेक्शन कमीशन हुए हैं और उसको टेक अपनी टोटल पार्शियलिटी नज़र आ रही है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है हो सकता है वो नाम मंगवाएं एग्जेक्टिव से और उस नाम में से खुद भी चूज करें या कुछ उसके निज़ाम बनाएं कि ना सिर्फ के निगरान हुकूमत का जो मकसद है उसके पीछे स्पिरिट है कि वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए या ये लगाया जाए तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। बिल्कुल। अब जरा हम KPK की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सवात के अंदर जो कुछ देर कबल ये अफसोसनाक वाक़ा पेश आया कि थाने के अंदर पैदर पैद 2 धमाके हुए हैं। पहले मैंने कहा था 7, लेकिन अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है तकरीबन
तकरीबन 20 के करीब लोग हैं जो शहीद हो गए। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पेशावर से सवात से अली अकबर साहब मौजूद हैं। अली अकबर साहब बहुत शुक्रिया। अली अकबर साहब पेशावर में हैं, मगर ये बड़े बाखबर आदमी हैं, इनकी इसलिए वहाँ से लिया कि ये ज़रा लार्जर पिक्चर हमें पेश करें। अली अकबर, आप बताएंगे कि लेटेस्ट अब क्या सूरत हाल है? अगर साहब, ये वाकया कबल में सीटीडी थाना है और ये सीटीडी के जितने भी थाने हैं, आपने देखा होगा कि जो बनू में था वो भी वाकया हुआ, आज इसको जो है निशाना बनाया गया है। अफसोसनाक वाकया है। 2 धमाकों की इतलात हम तक पहुंच चुकी है कि धमाके 2 हुए। अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये सुइसाइड अटैक थे या प्लांटेड थे। ताहम इसमें अब तक जो कंफर्मेशन 1122 और दीगर जराये से हमें हुई है तो वो तकरीबन 8 शहादतों की हुई है और इसी तरह इंजर्ड जो है वो तकरीबन 40 तक बताए जाते हैं। हम ज्यादा जो इंजर्ड है उनकी हालत क्रिटिकल है, तो डेथ टॉल जो है उसमें इजाफा जो है वो हो सकता है। और ये जो टेररिस्ट है उनकी स्ट्रेटजी है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जितने खासकर ये सीटीडी के जो थाने हैं या इनके पर्सनल है उनको टारगेट किया जाए। और आज कबल सवात में ये वाकया जो है वो पेश आया और ये वो एरिया है जो 2007-2008 में काफी जो है वहाँ पर हालात खराब थे और उन एरियाज में टेररिस्ट का जो था वजूद था। और इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। कबल अस्पताल और जो सेतु हॉस्पिटल है वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अली अकबर, ये तो सारे दहशतगर्दी का वाकया कहीं भी हो वो मजम्मत की जाती है, बस स्वात का एक बड़ा बैकग्राउंड रहा हुआ है, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ हुआ है और वहाँ ये सवाल रहता है कि जनाब इनको वापस क्यों लाया गया, इनके साथ मुज़ाकरात क्यों किए गए। और लोगों ने हाल ही में कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा क्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने इसकी रिजेंटमेंट की थी कि जनाब ये उनसे बात ना की जाए, वापस ना लाना जाए। तो उस तनाजुर में आप इसको कैसे देखते हैं इस धमाके को? सब ये जहाँ तक वो मुज़ाकरात वाली बात थी वो रियासत की पॉलिसी थोड़ी सी लूज हुई थी। हम एक ऐसे वक्त में मुज़ाकरात में गए कि जब ये लोग काफी कॉर्नर हुए थे और वो जो मुज़ाकरात का एक दौर था या जो इनके साथ मतलब मीटिंग्स थी तो उनका जरा उन्होंने लीवरेज लिया और थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रियासत की तरफ से और हुकूमत की तरफ से दिखाई गई थी। तो उसके बाद जो है ये लोग पेनिट्रेट भी कर गए और हमलों में इजाफा भी जो है वो हो गया। और अब जो है लेकिन इस बार इनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो ये है कि इनका एक खास है कि हमने मतलब जितना जो सिक्योरिटी इदारे है या पर्सनल है उनको टारगेट करना है। अब तक हमने जितने भी 1.5-2 साल में हमने वाकयात देखे तो कोई उसी तरह जो पब्लिक मकामात पे करते आ रहे हैं या मतलब जो आम लोगों को निशाना बनाया जाता था। तो इस बार स्ट्रेटजी उनकी मुख्तलिफ है, उन्होंने अपने टारगेट तक पहुंचना है। जिस तरह सीटीडी टारगेट पे इसी तरह मतलब फोर्सेस जो है वो अली अकबर बदकिस्मती से जब पिछली दफ़ा ऑपरेशन करना पड़ गया था स्वात के काफ़ी इलाकों में उनको तालिबान को बड़ी पिराई मिली थी और उनकी बेसिस बन गई थी, मगर अभी बहुत ज़्यादा लोग जो कि इसका निशाना बने तो एक बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ जो है ना एक मज़ाहमत है। तो ये इस तरह के बम धमाकों से स्वात के लोग या केपी के लोग एक्स फाटा के लोग उन पे क्या असर पड़ेगा? अबे साहब उनका इस बार जो है हालात मुख्तलिफ है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि 2007-8 में लोगों ने इनको वेलकम किया था, उनको चंदे भी दिए थे और उनको सपोर्ट भी किया था। इस बार उनको पब्लिकली सपोर्ट नहीं मिल रही है, कोई भी लोग इसके लिए तैयार नहीं है कि उनके इलाके में ये लोग वापस आए और अपने जो उनके तौर तरीके उनको कैरी करे। इस बार जो है आपने देखा भी होगा कि हर जगह पर मुजाहरे हुए और कुल के लोगों ने उसका ये किया और लोगों का प्रेशर जो है वो सिक्योरिटी इदारों पे पड़ता है कि ये आप लोग इक़दाम क्यों नहीं करते, आप लोगों की पॉलिसी जो है वो क्यों इतनी कमजोर है कि ये लोग दोबारा जो है वो सर उठा रहे हैं। ताहम ये एक बात है कि इस बार लोगों की जो मुजाहिमत है वो देखने को मिल रही है। एक सर आपने एक बात की इलेक्शन के हवाले से कि इस पे मतलब जो ओवरऑल जो सिचुएशन है इसका इलेक्शन पे क्या वो पड़ेगा, ये जो एक कई दिनों से चल रहा है। तो हमने 2013 में भी इंतखाबात देखे थे कि हालात बहुत ही खराब थे, वही कि कोई हर जगह को निशाना बनाया जाता था। 2018 में भी देखे थे
इस बार सिचुएशन जो है हालात हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, इसी तरह वाकयात भी हो रहे हैं। ताहम ये एक उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि जिसको मतलब ये जवाब बनाकर और स्केल वो नहीं है कि जो कि 2008 में या 13 में था, 18 में तो बहुत ही कम था। तो हो रहे हैं बड़े मतलब काबिल मजम्मत तो हैं, मगर इसका उतनी इंतहा नहीं है इसकी। मगर ये बताएं कि इस तरह के जो होंगे, ज़ाहिर है उसके कुछ सियासी असरात भी होते हैं। तो इसके सियासी असरात, क्योंकि स्वात के अंदर लार्जली PTI का वोट बैंक है, चीफ मिनिस्टर भी वहाँ से थे, मुराद सईद भी वहाँ के हैं, तो किस पार्टी के बयानिए को ये सपोर्ट करता है? सर जो एक वो है कि PTI या मतलब उनके दौर में जो सिक्योरिटी जो पॉलिसी थी, उन पर ये एक इल्ज़ाम है कि इन्होंने उनको रास्ता दिया। एक तो ये मतलब जो पॉइंट यहाँ पर नोट किया जा रहा है, और दूसरा है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कलदम तंजीम है, तो वो जो बयानात जारी करते हैं तो वो भी PTI को मतलब जो कहते हैं कि ये हमारे टारगेट पे नहीं है। बल्कि अली अकबर, वो मुराद सईद जैसे लोगों का ये कहना है, वो उनका जी सबसे पहले तो हमने रैली की, सबसे पहले उनका कहना था, कहते रहे हैं वो कि जनाब हमने ज़्यादा शोर मचाया कि ये वापस आए जा रहे हैं और इसको रियासत लेके आ रही है। और उनके बाद से भी ये जब उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, वो मौजूदा हुकूमत के अंदर इवन बिलावल भुट्टो ने असम्बली में कहा जनाब ये कौन करा रहा है, हालांकि वो खुद गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट के लोग पार्लियामेंट में शोर मचा रहे थे कि ये कौन करवा रहा है। तो होता ये है कि वो हो तो रहे होते हैं मुज़ाकरात, मगर गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो मुकर जाती है। कि जिस तरह PTI वाले आप कहते हैं कि जनाब ये हमें नहीं पता कौन करवा रहा था, और आज की हुकूमत भी जो है हुकूमत में है, मगर वो शोर भी मचाई जाते हैं, करते भी कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मुराद सईद ने सवात के लोगों की आवाज़ उठाई थी उस वक्त भी, इसमें कोई वो शक नहीं है। ताहम उस वक्त जो हुकूमत थी और उनके जो तर्जुमान खासकर जो बैरिस्टर साहब थे, वो कुल के मतलब जो उनकी हिमायत भी करते थे और उनको मतलब प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। और इसी तरह मतलब जो और भी जो गवर्नमेंट में लोग, वैसे बैरिस्टर साहब किसके तर्जुमान है, ये बहुत बड़ा हमेशा सवाल रहता है कि वो तालिबान के तर्जुमान हैं, क्योंकि PTI भी उनको डिसोन करती है। फिर उन्होंने कहा मैं रियासत का तर्जुमान हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर रोशनी डालने का, अपना टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। अभी हम एक ब्रेक की तरफ आमिर साहब चल रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे अपने देखने वालों को कि अगर किसी शहर के अंदर सिर्फ 3 महीनों के अंदर 21,000 वाकयात वो रिपोर्ट हो कि जी स्ट्रीट क्राइम हुआ है, तो सोचिए उस शहर में कितने हजार वाकयात होंगे अब तक जो कि रिपोर्ट नहीं हुए। ब्रेक से वापस आके हम कराची शहर और स्ट्रीट क्राइम्स की बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे मैंने बात की थी कि कराची शहर पे बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राज, कराची का ये हाल है। और इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफी फैजुल्लाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैज साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। फैज साहब से बड़े तफसीली इसका तजिया लेते हैं, मगर ये कराची की बात भी करते हैं, मगर पूरे मुल्क में इस वक्त ये एक बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म की क्राइम वेव चल रही है। और नज़र आ रहा है कि ये जो महंगाई है और जो गरीब अमीर में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, तो ये दुनिया भर में ये एक सोशल फिनोमिनन भी है। ये क्राइम का जो होना, जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के बुरे हाल होते हैं, और जब ये आपकी अशराफिया को ये नहीं समझ आ रही होती है कि जनाब कुछ ना कुछ शेयर करें, तो ये मुआशरों में ख़राब होने में उनका ये आता ही है। मैं कराची के फिगर देख के, बाकी शहरों में भी हो रहा है, मैं खौफनाक हैं ये पिछले 3 साल के दौरान जो है कराची में स्ट्रीट क्राइम जो आम सड़कों पे हो रहा है, कि जिसके अंदर मोबाइल छीनना, मोटरसाइकिल छीनना, नकदी अशिया कीमती, ये सिर्फ 3 महीने के किस्सा है। 3 महीने के अंदर 21,000 पैसा, और ये तकरीबन बन जाता है कि 1 महीने में 7,000 वाकयात। और रोज़ाना हम हिसाब लगा रहे थे कि तकरीबन 250 के करीब रोज़ाना ये स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। ज़रा इसकी मज़ीद तफसील बताइएगा, इसकी इंतज़ामिया की कितनी नालायकी है, सोशल मुआशरती मसाइल कितने हैं?
देखिए, बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब। देखिए, इसमें एक मामला ये है कि बिल्कुल ये जो मुआशी सूरत हाल है उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। एक पहलू इसका एक और है कि कराची में उमूमन पाकिस्तान भर से लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता है, तो आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर उस तरह से चीज़ें मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो एक मामला है स्ट्रीट क्राइम का, देखिए पहले कराची में जब हालात ख़राब थे तब टारगेट किलिंग होती थी, बम धमाके होते थे, उस पर तो काबू पा लिया गया है। ये स्ट्रीट क्राइम तब भी होता था, लेकिन तब ये रिपोर्ट उस तरह से नहीं होता था, क्योंकि बड़ा क्राइम शहर में होता था तो ये चीजें छुपी रह जाती थी। और अब चूंकि ये बहुत नुमाया होकर ये मसला सामने आया है, सूरत ये है कि जो ईद का दिन था, आप यकीन कीजिए कि ये नमाज ईद अदा की जा रही थी यूनिवर्सिटी रोड कराची पे, और वहां पर खड़ी कम से कम 3 गाड़ियों के शीशे तोड़कर उसमें से सामान निकाला गया, और वहां पर पुलिस मोबाइल भी खड़ी थी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। फिर एक इसमें मामला एक और है, कराची पुलिस के कई ऐसे अहलकार गिरफ्तार हुए हैं जो डकैती में मुलविस थे, जो लोगों को अगवा करने में मुलविस थे, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ गैंग्स के साथ मिलकर वो काम करते हैं। ये हालिया दिनों में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी ये जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ईद से 2-3 दिन पहले तक भी पुलिस अहलकारों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक बड़ा खौफनाक मामला सामने आया है कि पुलिस अहलकार भी इस सारे मामले में इन्वॉल्व है। अब उसके साथ साथ जो जराइम की शरह आपने बताई, 21,000 तो आपने ये बताया कि जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते वो इसके अलावा है। और अब सूरत हाल ये है कि और वो भी हैं जो कि वो दर्ज नहीं किए जाते या टाल दिए जाते हैं, क्योंकि जो थाना भी जितने दर्ज करता है उसके रिकॉर्ड खराब होता है। बिल्कुल, वो बहुत सारे लोग तो खैर इस चक्कर में ही नहीं पड़ते कि कौन अब थाने जाएगा। फिर हमारा आपको पता है कि अदालत का और थाने का एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि एक आम आदमी वहाँ जाने से वैसे ही घबराता है। तकरीबन 40 के करीब आम शहरी मारे जा चुके हैं। देखिए, बहुत बड़ी तादाद है, इन 3 माह में 40 लोग मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और इससे कहीं ज्यादा लोग जख्मी हैं। कोई उम्र भर के लिए आपहज हो गया, कोई जो है अभी तक अस्पतालों में पड़ा हुआ है। गवर्नर साहब हमारे मेहंदी लगवा रहे हैं और पकौड़े तल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तौफीक नहीं हुई कि कम से कम इन लोगों के घरों में चले जाएं। वजीर आला साहब से भी कोई गिला नहीं है, उनको भी कोई परवाह नहीं है। तो इंतजामिया तो लाताल्लुक हुई हुई है सारी सूरत हाल में। पर लास्ट 30 सेकेंड है हमारे पे कि एक तो होता है ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा होता है कि ये बाकायदा जत्थे बने हुए होते हैं, ये रैंडमली है या ऑर्गेनाइज्ड है ज्यादा? ऑर्गेनाइज क्राइम जो हो रहा है वो गाड़ियां छीनने का हो रहा है और घरों में और बैंकों में डकैतियों का हो रहा है। ये उतना ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन ये 2-2, 3-3 लोग मिलकर काम करते हैं। कहीं कहीं इलाकों में ये 10-10, 12-12 लड़कों का गैंग भी होता है। इसी तरह इनको असलहा भी किराए पे दिया जाता है और ये सब लोग इस तरह से मिलकर फॉलोअप से लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला साहब। माजरत, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आमिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर जो एक पिक्चर कराची शहर की नजर आती है वो ये कि पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। शहरी खुद मुकाबला करते हैं डाकुओं का, इसी वजह से बेशतर जख्मी है, कई अपनी जान से हाथ धो बैठते। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।